हेलो एवरीवन, आप सबों का फिर से स्वागत है ज्ञान जंक्शन चैनल पे। मैं हूं दिलीप और इस क्लास में हम लोग चैप्टर 4 का क्वेश्चन आंसर सेशन को शुरू करते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन से शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि इथेन विद द मॉलिक्यूलर फार्मूला C2H6 हैज हाउ मेनी कोवेलेंट बॉन्ड्स। पूछ रहा है कि इथेन जो है जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C2H6 है उसमें कितना कोवेलेंट बॉन्ड होता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग समझते हैं कि इसमें कितना कोवेलेंट बॉन्ड है। तो पहले इसका बनाते हैं स्ट्रक्चर की कितना बॉन्ड जुड़ा हुआ है। C2H6 है ना, C2H6 C2 है, इसका मतलब कार्बन कार्बन आपस में जुड़ा हुआ है। 1 2 3 4 5 6 H H H H H H, ये इसका स्ट्रक्चर है। एक लाइनिंग हम लोगों ने पहले भी समझा था इस बात को कि एक लाइनिंग है, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है। एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन है और एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है, आपस में शेयर करके बॉन्ड बना रहा है और ऐसा सभी के साथ करा है। ये चूँकि इथेन है इसलिए सिंगल बॉन्ड है। हम लोगों ने बात किया था कि अगर लास्ट में ANE रहेगा तो अल्केन ग्रुप में आ जाएगा और जो अल्केन ग्रुप में आता है उसका सिंगल बॉन्ड होता है। ठीक है, तो देखिए कितना बॉन्ड हो गया, 1 2 3 4 5 6 6 हो गया। 6 हो गया जो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बन रहा है कार्बन का 6, और एक बॉन्ड बन रहा है, एक बॉन्ड जो बन रहा है वो कार्बन कार्बन के बीच बन रहा है। तो टोटल हो गया 7। तो टोटल 7 हो गया, तो इसका आंसर हो जाएगा B। तो देखिए अभी देखिए सबका बैलेंस भी पूरा हो रहा है। ठीक है, तो इसका हो गया कोवलेंट बॉन्ड कितना हो जाएगा, टोटल 7 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्यूटेनॉन इज अ 4 कार्बन कंपाउंड विद द फंक्शनल ग्रुप। ब्यूटेनॉन बोल रहा है कि 4 कार्बन कंपाउंड है विद द फंक्शनल ग्रुप। कौन सा फंक्शनल ग्रुप होगा? तो चलिए हम लोग पिछला क्लास में क्या क्या हम लोग समझे थे, क्या क्या हम लोग बात किए थे कि एक कार्बन रहेगा तो हम लोग उसको क्या बोलते थे? एक कार्बन था तो हम लोग उसको क्या बोलते थे? वर्ड रूट क्या था? मिथ, एक कार्बन का। दूसरा का था ईथ, 3 रहेगा तो प्रॉप और 4 रहेगा तो ब्यूट, ऐसी बात हुआ था। 5 रहेगा तो पेंट। ठीक है, तो अगर 4 कार्बन कंपाउंड्स है तो हो जाएगा ब्यूट, पहला चीज़ ये वर्ड रूट हो गया ब्यूट। और कह रहा है कि ब्यूट के बाद लगा हुआ ONE, क्या लगा ब्यूट के बाद सफिक्स में क्या लगा हुआ? ONE लगा हुआ है। तो ONE लगा हुआ है, इसका मतलब वो कौन सा ग्रुप होगा? कीटोन ग्रुप होगा। कीटोन का जो फंक्शनल ग्रुप रहता है उसका लास्ट में सफिक्स में ONE लग जाता है। अगर ONE लग जाता है इसका मतलब वो कीटोन फंक्शनल ग्रुप का है। ठीक है ना। अगर OL लगा रहेगा तो अल्कोहल का होगा, अगर AL लगा रहेगा तो अल्डिहाइड का होगा। ये सभी पढ़े थे। COOH रहेगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड का होगा। ये सभी हम लोग साथ में पढ़े थे। तो हम लोग क्या समझ गए कि ये कीटोन ग्रुप का होगा क्योंकि इसका लास्ट में ONE लगा हुआ है। ब्यूटेनॉन के लास्ट में ONE लगा हुआ है, इसलिए ये कीटोन ग्रुप का होगा, जिसको हम लोग CO के रूप में दिखाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। While cooking, if the bottom of a vessel is getting blackened on outside, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? While cooking, if the bottom of the vessel is getting blackened on the outside, it means that, मतलब अगर खाना बना रहे हैं, कुकिंग कर रहे हैं, तो उसका जो वेसल है, जो बर्तन जिसमें खाना बना रहे हैं, उसका बॉटम मतलब उसका जो पेंदी जिसको बोलते हैं नीचे का, जहाँ से फ्लेम जाता है और वो गर्म होता है, अगर वो ब्लैकेंड हो जा रहा है मतलब वो काला हो जा रहा है बाहर से, तो इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? पहला ऑप्शन द फूड इज़ नॉट कुक्ड कम्प्लीटली, ये गलत होगा क्योंकि फूड तो से उसको बनने से इसका कोई लेना देना नहीं है। द फ्यूल इज़ नॉट बर्निंग कम्प्लीटली, हाँ ये होगा। फ्यूल इज वेट, ये भी नहीं होगा। द फ्यूल इज बर्निंग कम्प्लीटली, बर्निंग कम्प्लीटली तो नहीं होगा। अगर फ्यूल पूरा बर्न हो जाएगा तो पूरा बर्निंग होगा तो क्या फ्लेम देगा? ब्लू फ्लेम देगा। तो ब्लू फ्लेम देगा तो ब्लैक करेगा ही नहीं। ठीक है ना। तो ये तभी हो सकता है जब हमारा जो है फ्लेम, जो फ्यूल है वो कंप्लीट बर्न नहीं हो रहा है और वो धुआं छोड़ रहा है। धुआं जिसको बोलते हैं ना कि स्मोकी फ्लेम दे रहा है, स्मोकी फ्लेम दे रहा है, स्मोकी शूट फ्लेम दे रहा है। तो उसी के कारण, स्मोकी फ्लेम के कारण, मतलब कंप्लीट नहीं हो रहा है तो उसके कारण ब्लैक, उसका जो है सो बॉटम जो है सो वेसल का ब्लैक हो जा रहा है, इनकम्प्लीट फ्यूल बर्निंग, जिसके कारण से आपका उसका ब्लैक हो जा रहा है। ठीक है ना। चलिए तो इसका आंसर हो जाएगा B। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्सप्लेन द नेचर ऑफ द कोवलेंट बॉन्ड यूजिंग द बॉन्ड फॉर्मेशन इन CH3Cl। CH3Cl के बारे में पूछ रहा है कि उसका जो कोवलेंट बॉन्ड है उसका नेचर क्या है, ठीक है ना, कि वो किस नेचर का है और बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे हो रहा है ना, और किसके साथ जुड़ के हो रहा है, उसके बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, चलिए क्या करके समझते हैं। तो पहले समझते हैं कि CH3 जो है CH3Cl जो है उसको क्या बोलेंगे, CH3Cl क्या बोलेंगे। याद है हम लोगों ने फंक्शनल ग्रुप में बात किया था कि अगर Cl लग गया तो हो जाएगा क्लोरो, क्योंकि हेलोजन ग्रुप का है। तो हेलोजन ग्रुप के केस में पहले जो उसमें जुड़ा हुआ है क्लोरीन जुड़ता रहेगा तो क्लोरो बोलेंगे, ब्रोमीन जुड़ा रहेगा तो ब्रोमो बोलेंगे, आयोडीन जुड़ा रहेगा तो आइडो बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ क्लोरीन तो क्लोरो हो जाएगा। अब क्लोरो हो गया पहला प्रीफिक्स में। अब CH3 है तो एक कार्बन है तो क्या उसको बोलेंगे, मिथ बोलेंगे। एक कार्बन है तो मिथ बोलेंगे। और सिंगल बॉन्ड रहेगा, क्यों सिंगल बॉन्ड, क्योंकि देखिए CH3 जो है वो 3 जो है सो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है, एक जो है Cl के साथ बना रहा है, मतलब इसमें सब सिंगल बॉन्ड है। तो सिंगल बॉन्ड है तो इसलिए मिथ हो जाएगा और मिथेन हो जाएगा। तो मिथेन में होगा तो हो जाएगा क्लोरोमीथेन, इसका नाम हो जाएगा क्लोरोमीथेन। तो ये हो गया। अब आगे समझते हैं कि इसका जो कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है उसका नेचर क्या है, क्यों कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है। तो चलिए इसको समझते हैं। तो कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, द बॉन्ड दैट आर फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के शेयर से जो बनता है उसको कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग क्यों करना पड़ रहा है, CH3Cl में इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग क्यों करना पड़ रहा है, इसको समझते हैं। क्या होता है कि कार्बन जो होता है उसका आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। तो 4 इलेक्ट्रॉन है तो उसको 4 इलेक्ट्रॉन ना वो लूज कर पाएगा, क्योंकि उसको अपना ऑक्टेट पूरा करना है। तो या तो वो 4 इलेक्ट्रॉन लूज करे या 4 इलेक्ट्रॉन गेन करे किसी और एटम से। तो दोनों में उसको ज़्यादा एनर्जी का जरूरत पड़ेगा। इट रिक्वायर्स लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। ठीक है ना। तो अगर लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगा तो वो जो बॉन्ड बनेगा वो स्टेबल नहीं होगा, क्योंकि ज़्यादा एनर्जी लगेगा। ज़्यादा एनर्जी पे कोई चीज़ टिका रहता है तो स्टेबल नहीं रहता है। जितना लो एनर्जी पे रहेगा तो ज़्यादा स्टेबल होगा। तो लॉस इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र से यहाँ पे बॉन्ड बनना प्रैक्टिकल नहीं है। तो क्या करेगा, दूसरा मेथड यूज करेगा, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए। तो कैसे शेयर करेगा, देखिए यहाँ पे जो डायग्राम बनाया हुआ है कि आपका क्या हो रहा है कि एक कार्बन का बाहर में 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4, ठीक है ना, 4 इलेक्ट्रॉन है, 3 हाइड्रोजन है CH3। तो एक हाइड्रोजन का अपना इलेक्ट्रॉन हो गया, एक हाइड्रोजन का अपना इलेक्ट्रॉन हो गया, एक हाइड्रोजन का अपना इलेक्ट्रॉन हो गया। और Cl का बाहर में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, याद कीजिए Cl का एटॉमिक नंबर 17 होता है। तो आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 7 हो जाएगा। कन्फिग्रेशन में आप लोग को बताया गया होगा 287 होता है। तो बाहर में 7 हो गया, तो बाहर में 7 रहेगा, 1 2 3 4 5 6 7, बाहर में 7 हो गया। ठीक है, अब इसको चाहिए 8, यानी कि क्लोरीन को अगर एक इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा तो 8 हो जाएगा। तो एक इलेक्ट्रॉन को कार्बन से ले लेगा। तो देखिए एक बॉन्ड यहाँ बना लिया तो क्लोरीन का काम हो गया। ये यहाँ पे कार्बन क्या करेगा, हाइड्रोजन के साथ बना लिया, एक यहाँ बना लिया, एक यहाँ बना लिया। तो देखिए कार्बन का भी काम हो गया, 2 2 4 2 6 और 2 8। क्लोरीन का काम तो ऑलरेडी हो चुका था और हाइड्रोजन का भी काम हो जा रहा है सर, हाइड्रोजन का भी काम हो जा रहा है, वो कार्बन के साथ शेयरिंग कर चुका है इलेक्ट्रॉन। तो सभी का यहाँ पे बैलेंसी फुलफिल हो जा रहा है, बैलेंसी सेटिस्फाई हो जा रहा है। तो इसीलिए ये कोवलेंट बॉन्ड यहाँ पे बना रहा है। ठीक है ना, उसका जो स्ट्रक्चर है इस टाइप का जो भी हम लोग डिस्कस किए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट करें, ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर इथोनिक एसिड। इथोनोइक एसिड, तो इसका मतलब ओइक लगा हुआ है लास्ट में, तो ये हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप का हो गया। तो इसका मतलब COH रहेगा, COH रहेगा क्योंकि ओइक लगा हुआ इसलिए कार्बोक्सिलिक हो गया। और चूंकि इसमें इथ ग्रुप का है तो 2 कार्बन रहेगा, तो एक कार्बन यहाँ और एक कार्बन यहाँ पे है। तो ये इसका फार्मूला हो गया CH3COOH। ठीक है, इसका फॉर्मूला हो गया। अब देखिए इसका डॉट स्ट्रक्चर कैसे बना हुआ है, इसको देखिए, इसको समझिए। CH3 जो है हाइड्रोजन के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया। इलेक्ट्रॉन तो हाइड्रोजन से ले लिया, एक इलेक्ट्रॉन वो कार्बन से ले लेगा, एक इलेक्ट्रॉन वो कार्बन से ले लेगा। ठीक है, अब देखिए दूसरा समझते हैं ऑक्सीजन का। यहाँ ऑक्सीजन है, दूसरा क्या समझते हैं, ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का बाहर में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, 6 रहेगा। ऑक्सीजन के बाहर में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, 6 रहेगा। 6 इलेक्ट्रॉन बाहर में रहेगा तो उसको कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एक यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन से ही ले लेगा।
कार्बन से ले लेगा 2 इलेक्ट्रॉन। तो जैसे 2 इलेक्ट्रॉन लेगा इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा हो गया। अब इस कार्बन के लिए, इस कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन तो ऑक्सीजन के साथ हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन तो कार्बन के साथ हो गया। तो 1 इलेक्ट्रॉन जो बचा हुआ है वो 1 इलेक्ट्रॉन एक ऑक्सीजन के साथ करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के साथ करेगा, और ऑक्सीजन जो 1 इलेक्ट्रॉन H के साथ करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को तो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो 1 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के लिए 1 इलेक्ट्रॉन इसके साथ कार्बन से मिल गया, 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ मिल गया। तो ये हमारा डॉट स्ट्रक्चर हो जाएगा। देखिए सभी का यहाँ पे देखिए, यहाँ भी 8 पूरा हो रहा है, यहाँ भी 8 पूरा हो रहा है, यहाँ भी 2 हो रहा है, 2 हो रहा है, और कार्बन का तो 8 पूरा हो ही रहा है। ठीक है, तो इस तरह से ये इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बन गया इथेनोइक एसिड का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या चलते हैं। नेक्स्ट है H2S। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, H2S मतलब हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है, तो H2S का क्या है, H2S। चलिए अब हाइड्रोजन 2 है तो ये S है, यहाँ H रखते हैं, यहाँ H रखते हैं। ठीक है, सल्फर का बाहर में कितना हो जाएगा, सल्फर का बाहर में हो जाएगा कितना, सल्फर का कितना होता है एटॉमिक नंबर, सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है 16 होता है। कितना होता है, 16 होता है। बाहर में किसका कितना रहेगा, बाहर में इसका इलेक्ट्रॉन रहेगा 6। बाहर कितना रहेगा इलेक्ट्रॉन इसका, 6 रहेगा। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो इसको कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा इसका ऑक्टेट पूरा करेगा, क्योंकि 6 है, 2 और चाहिए। तो 2 जो है एक इस हाइड्रोजन से लेगा, एक इस हाइड्रोजन से लेगा। देखिए एक इस हाइड्रोजन से ले लेगा और एक इस हाइड्रोजन से ले लेगा, तो इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे 2 लेगा तो इसका 8 हो गया सल्फर का। तो देखिए यहाँ पे सल्फर का एक इस हाइड्रोजन के साथ ले लिया, एक इस हाइड्रोजन से ले लिया, तो इसका ऑक्टेट पूरा हो गया और इसका भी पूरा हो गया। ठीक है, समझ रहे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोपेनॉन। नेक्स्ट है प्रोपेनॉन। आप देखिए प्रोपेनॉन को समझते हैं। प्रोपेनॉन, प्रोप का तो मिथ इथ प्रोप, यानी कि 3 कार्बन है और ON लास्ट में लगा हुआ है, तो कीटोन ग्रुप का है, यानी कि कीटोन ग्रुप का मतलब CO है। तो देखिए 3 कार्बन है, तो 1 2 3 कार्बन हो गया। CO है, तो देखिए CO मान लीजिए है, तो ऑक्सीजन को कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन से ले लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन से ले लेगा। ठीक है, और कार्बन को चाहिए 4 इलेक्ट्रॉन, कार्बन से चाहिए 4 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे देखिए 1 2 3, एक इलेक्ट्रॉन ये हाइड्रोजन से ले लिया। ठीक है, और 1 इलेक्ट्रॉन इस बगल कार्बन से ले लिया, इसका भी काम हो गया। अब इस कार्बन को भी चाहिए 4, तो 3 जो है सो हाइड्रोजन से ले लिया, एक इससे ले लिया, 4 हो गया। देखिए सभी का ऑक्टेट पूरा हो गया, तो इसी को बोलते हैं प्रोपेनॉन बोलते हैं। ठीक है, ये डॉट स्ट्रक्चर हो गया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है F2 है, तो F किसको बोल रहे हैं, F बोलते हैं हम लोग फ्लोरीन को। क्या बोलते हैं, F बोलते हैं हम लोग फ्लोरीन को। तो फ्लोरीन का कितना होता है बाहर में, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9, तो बाहर में कितना रहेगा 7। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, तो फ्लोरीन का बाहर में 7, यानी इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट पूरा करने के लिए। तो एक F यहाँ है, एक F यहाँ है, इसको 1 2 3 4 5 6 1 7, इस तरह से इसका भी 1 2 3 4 5 6 7, इसको 1 चाहिए, तो 1 क्या करेगा बगल वाला फ्लोरीन से ले लेगा ऐसे। तो जैसे ले लेगा तो इसका ये जो है ऑक्टेट पूरा इस फ्लोरीन का हो गया, और इस फ्लोरीन के लिए भी ये ऑक्टेट पूरा ऐसे हो गया। ठीक है ना, जो कि बनाया हुआ है। ठीक है, तो ये है आपका इन दोनों के बीच में जब सिंगल बॉन्ड बन गया, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन का, एक इलेक्ट्रॉन दूसरा फ्लोरीन का सिंगल बॉन्ड बन गया, तो ये इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज एन होमोलोगस सीरीज, एक्सप्लेन विथ एन एग्जांपल। थोड़ी क्लास में हम लोगों ने होमोलोगस सीरीज के बारे में जो है सो बहुत डिटेल में डिस्कशन किए थे कि होमोलोगस सीरीज किसको कहते हैं। सीरीज इज ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक और कार्बन कंपाउंड्स दैट हैव फॉलोइंग फीचर्स। मतलब उसमें क्या होता है कि अगर सेम फंक्शनल ग्रुप है, शुड हैव सेम फंक्शनल ग्रुप, डिफर बाय CH2, मतलब मिथाइलिन ग्रुप से डिफर करना चाहिए। जैसे जैसे नेक्स्ट कंपाउंड उसका बनते जाएगा, नेक्स्ट का जो ग्रुप का जो नेक्स्ट मेंबर बनता जाएगा वो CH2 उसमें जो है सर उसका मोलिकुलर फार्मूला में एड ऑन होता जाएगा। तो यानी कि जो डिफरेंस रहेगा
उसका मोलिकुलर फार्मूला वो CH2 का रहेगा, ठीक है ना। और शुड फॉलो ए जनरल फार्मूला, उसका एक जनरल फार्मूला फॉलो होना चाहिए। जैसे कैसे, एक मान लीजिए अल्केन है, अल्केन हमारा होमोलोगस सीरीज है, कैसे कि क्या होता है CH4 मीथेन, C2H6 इथेन, C3H8 प्रोपेन। अब देखिए इस सभी में CH2 जुड़ते जा रहे, देखिए आप, यहाँ C एक था, यहाँ 2 हो गया, यहाँ H 4 था, यहाँ 6 हो गया था, तो कितना ऐड ऑन हो गया, एक कार्बन ऐड हो गया, 2 हाइड्रोजन ऐड हो गया, तो CH2 से डिफर किया, नेक्स्ट में भी CH2 से डिफर किया। तो जैसे जैसे CH2 से ऐड ऑन होता जाएगा तो उसको हम बोलेंगे होमोलोगस सीरीज का पार्ट है वो, ठीक है, होमोलोगस सीरीज हो गया। तो इस तरह से मिथेन होता है, इथेन होता है, प्रोपेन होता है, सब होमोलोगस सीरीज का है। इस तरह से मिथेनॉल, इथेनॉल, ब्यूटेनॉल, उसका ऑल लगा हुआ है, यानी कि आपका वो अल्कोहल ग्रुप का है, अल्कोहल फंक्शन ग्रुप का है, और उसका सभी का जो है सो सेम जो है सो फंक्शनल ग्रुप है और CH2 से डिफर कर रहा है। तो इस तरह से अगर फंक्शनल ग्रुप सेम रहेगा, अगर CH2 से डिफर करेगा, जनरल फार्मूला रहेगा, तो वो होमोलोगस सीरीज उसी को कहते हैं, ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाउ कैन इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड बी डिफ्रेंशिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। उसका केमिकल प्रॉपर्टीज पे और फिजिकल प्रॉपर्टीज पे कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे इथेनॉल में और इथेनोइक एसिड में। इथेनॉल है, ऑल लगा हुआ है तो अल्कोहल है, ओइक लगा हुआ है तो कार्बोक्सिलिक एसिड है, पहला चीज़ हो गया। तो इथेनॉल जो होता है स्वीट प्लीजेंट ऑर्डर होता है, मतलब उसका सुगंध जो होता है स्वीट और प्लीजेंट होता है, ठीक है ना। इथेनॉइक होता है उसका एक डिस्टिंक्ट विनेगर लाइक स्मेल होता है, उसका स्मेल जो होता है विनेगर जो हम लोग जो घर में यूज करते हैं उसके टाइप का स्मेल होता है। इथेनॉल इज ऑलवेज अ लिक्विड, इथेनॉल जो होता है हमेशा लिक्विड होता है, द्रव अवस्था में रहता है। इथेनोइक एसिड कैन सोलिडिफाई, मतलब इसको हम सोलिडिफाई कर सकते हैं, इसको ठोस बना सकते हैं एट लोअर टेम्परेचर, ठीक है। दूसरा डिफरेंस हो गया फिजिकल प्रॉपर्टी में। थर्ड डिफरेंस हो गया इथेनॉल हैज ए लोअर बॉइलिंग पॉइंट, इसका बॉइलिंग पॉइंट 78 होता है, और इथेनोइक एसिड का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो हायर होता है, 118 होता है, ठीक है ना। तो ये हो गया। अगला केमिकल प्रॉपर्टीज को देखते हैं। इथेनॉल डज नॉट रिएक्ट विथ मेटल कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स, इथेनॉल जो होता है वो मेटल कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट नहीं करता है, जबकि इथेनोइक एसिड जो होता है रिएक्ट करता है कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट के साथ और देता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस देता है और इथोक्साइड बनाता है, सोडियम इथोक्साइड बनाता है, जो हम लोगों ने केमिकल प्रॉपर्टी में पढ़ा था, ठीक है। इथेनॉल इज न्यूट्रल डज नॉट चेंज द कलर ऑफ लिटमस पेपर, कहने मतलब वो जो होता है वो लिटमस का जो कलर था उसको चेंज नहीं कर सकता क्योंकि वो एसिड और बेस नहीं है, ठीक है, इसलिए उसका चेंज नहीं करता। जबकि इथेनोइक एसिड जो है वो एसिड होता है, एसिडिक नेचर का होता है, तो एसिडिक नेचर का रहेगा तो ब्लू लिटमस को रेड कर देगा। तो ये इसका मेन डिफरेंस हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाई डज मिसेल्स फॉर्मेशन टेक्स प्लेस व्हेन सोप इज एडेड टू वाटर, विल द मिसेल्स बी फॉर्म्ड इन अदर सॉल्वेंट सच एज इथेनॉल अल्सो, ठीक है। कह रहा है कि अगर हम पानी में साबुन मिलाते हैं तो मिसेल फॉर्मेशन क्यों होता है, तो क्या ये मिसेल्स कोई और सॉल्वेंट होगा लाइक इथेनॉल उसमें बन सकता है क्या। चलिए समझते हैं इसको। तो हम लोगों ने सॉप में जब पढ़ा था, सॉप में पढ़ा था तो क्या पढ़ा था हम लोगों ने कि सॉप का 2 पार्ट होता है, एक हाइड्रोफोबिक टेल होता है और हाइड्रोफिलिक हेड होता है। हाइड्रोफिलिक हेड जो होता है वो वाटर से अट्रैक्ट होता है, वाटर की ओर अट्रैक्ट होता है, और जो हाइड्रोफोबिक होता है वो वाटर से रिपेल करता है, मतलब वो जो डर्ट पार्टिकल से जाके चिपकता है, वाटर से दूर भागता है। 2 उसका था जिसको हम लोग टेल बोलते थे, हाइड्रोफोबिक को टेल बोलते थे और हाइड्रोफिलिक को हेड बोलते थे। सॉप का सॉप मोलिक्यूल का 2 पार्ट था, ठीक है ना, और हेड को हम लोग आयनिक पार्ट भी बोलते थे, ठीक है। व्हेन सॉप इज एडेड टू वाटर द हाइड्रोफोबिक टेल ट्राई टू अवॉइड वाटर, ठीक है ना, ट्राई टू अवॉइड वाटर एंड क्लस्टर टुगेदर। तो जो हाइड्रोफोबिक टेल होता है वो वाटर से दूर भागता है, तो वो जाके डर्ट पार्टिकल के साथ जुड़ता चला जाता है, दूर होता है, पानी से दूर भागता जाता है, ठीक है ना। वाइल द हाइड्रोफिलिक हेड रिमेन्स इन कॉन्टैक्ट विथ वाटर, और जो हाइड्रोफिलिक हेड होता है, जो आयनिक पार्ट होता है, वो वाटर के कॉन्टैक्ट में रहता है। तो ये जो होता है कि मान लीजिए यहाँ पे डर्ट है, ऐसे समझ लीजिए, ऐसे 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 ऐसे, ये हो गया डर्ट पार्टिकल हो गया, ये डर्ट पार्टिकल, इधर वाटर हो गया, इधर वाटर हो गया, इधर वाटर हो गया, तो यहाँ पे आयनिक पार्ट रहेगा, आयनिक पार्ट इसको हम लोग हेड बोलते हैं, ये हेड हो गया,
ये हेड हो गया जो वाटर के साथ अट्रैक्ट करेगा, और जो यहाँ पे सेंटर में दिख रहा है वो हो गया आपका टेल हो गया, ये टेल हो गया, और सेंटर में डर्ट पार्टिकल है। तो एक डर्ट पार्टिकल इधर जाएगा जो वाटर से दूर भागेगा, और ये वाटर की तरफ अट्रैक्ट होगा हेड पार्टिकल। तो इसी के कारण, इसी नेचर के कारण ये जो है सो मिसेल्स का फॉर्मेशन करता है। दिस लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ मिसेल्स, स्फेरिकल स्ट्रक्चर वेयर द टेल आर इनसाइड एंड हेड्स आर आउटसाइड। ठीक है, तो इज मिसेल जो होता है हेल्प टू ट्रैप ऑयली डर्ट इन द सेंटर एंड वॉश इट अवे विथ वाटर। तो यही जो होता है मिसेल्स जो होता है क्या करता है, जब पानी इसमें मारते हैं, पानी उसमें देते हैं, तो ये मिसेल्स जो होता है, मिसेल्स फॉर्मेशन के कारण ही डर्ट पार्टिकल जो है सो को पकड़ लेता है, और उसको जो है सो अलग कर देता है, साफ इसके साथ अलग हो जाता है, जो क्लॉथ होता है उससे अलग कर देता है। ठीक है, तो ये इसका क्लीनिंग एक्शन हो गया सोप का। वहीं दूसरी तरफ लेकिन इथेनॉल के केस में क्या होगा कि मिसेल्स डू नॉट फॉर्म इन इथेनॉल। इथेनॉल में जो होगा, इथेनॉल लाइक सॉल्वेंट में मिसेल्स नहीं बनेगा, पानी के केस में हो रहा था। इथेनॉल के केस में क्या होगा कि इसमें जो हाइड्रोफिलिक पार्ट और हाइड्रोफोबिक पार्ट है सोप मॉलिक्यूल का, वो कंसेप्ट इसमें नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये वाटर है नहीं, ये है इथेनॉल, और इथेनॉल जो होगा वो दोनों के साथ इंटरेक्ट कर सकता है। तो दोनों के साथ इंटरेक्ट करेगा तो फिर वो जो है सो जो उसका ड्राइविंग फोर्स, जिसको जो मिसेल्स फॉर्मेशन के कारण जो ड्राइविंग फोर्स बन रहा था, जो एक जो सो जाकर डर्ट से चिपक रहा था, तो वो इसमें नहीं मिलेगा। मिसेल फॉर्मेशन वैसा नहीं होगा। तो नहीं, इथेनॉल जो होगा वो दोनों से इंटरेक्ट कर लेगा, हाइड्रोफोबिक पार्ट और हाइड्रोफिलिक पार्ट। हाइड्रोफोबिक पार्ट और हाइड्रोफिलिक पार्ट जो कि सोप मॉलिक्यूल का जो दो पार्ट था, वो दोनों से इंटरेक्ट होगा। दोनों से इंटरेक्ट होगा तो मिसेल्स बनेगा नहीं, क्योंकि मिसेल्स बनने के लिए एक पार्ट को हाइड्रोफोबिक होना था, दूसरा पार्ट को हाइड्रोफिलिक होना था। तो इथेनॉल में तो होगा नहीं, तो वाटर के लिए हो रहा था। ठीक है, तो किसी कारण से मिसेल्स फॉर्मेशन इसमें नहीं हो पाएगा। ठीक है ना, तो इसी इसका मतलब ये हुआ, हम ये कह सकते हैं कि मिसेल्स टिपिकली फॉर्म्स ओनली इन पोलर सॉल्वेंट लाइक वाटर। तो वाटर में ही जो है सो अगर साबुन हम सोप को ये करेंगे, मिक्स करेंगे, तो उसमें मिसेल्स फॉर्मेशन होगा। सॉल्वेंट लाइक इथेनॉल में नहीं होगा। ठीक है, क्यों नहीं होगा समझ गए? चलिए ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने 1 से लेकर 8 तक का क्वेश्चन बना लिया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर बाकी बचे हुए क्वेश्चन को नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।